नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है शाम की इस लाइव परिचर्चा में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के इतिहास के मध्यकालीन दौर में। कल जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम लोग भारत पर इस्लामी जो आक्रमण है उनकी शुरुआत करेंगे और भारत का इतिहास एक नई दिशा की ओर यहाँ से मुड़ जाएगा। तो स्वागत है सभी लोगों का। आज हमारे बीच में जो इस चर्चा में शामिल होंगे अजय राजपूत, जय हिंद राजपूत, गौरव लोधी राजपूत, रोहित सिंह लोधी, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, पूरन वर्मा, हरिशंकर राजपूत किसान, सुनील सिंह जी, सुशील लोधी, दीपक राजपूत, रामचंद्र वर्मा, अनीश कुमार, वंदना राजपूत लोधी, रोहित सिंह लोधी, विद्या नरवरिया, ओमकार लोधी, गुड वर्क, गजेंद्र सिंह राजपूत नौगांव, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, पद्मेश लोधी, कविता पथरिया, थान सिंह राजपूत, ब्रिजेश लोधी, श्याम कुमार लोधी, रामकिशन राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह, विद्या नरवरिया लोधी, अंशुल वर्मा, श्यामलाल लोधा, रमेश सिंह लोधी, श्रीमती कल्पना राजपूत। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी के लिए। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी गुड इवनिंग, नमस्कार। हिमांशु लोधी, महेंद्र लोधी, महेंद्र राजपूत, आनंद लोधी, डॉक्टर कमलेश सिंह राजपूत, इंजीनियर कमलेश सिंह राजपूत लोधी, उर्वेंद्र, शीला देवी। तो चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी के लिए। पुनः एक बार स्वागत है आप लोगों का। और लोधी राकेश कुमार राजपूत, नवनीत राजपूत, इंद्रजीत राजपूत, विकास राजपूत, मिथुन राजपूत, तो सभी आरबीएस लोधी, सभी लोग जुड़ चुके हैं चर्चा में। और अब हम लोग आरंभ करेंगे भारत पर किस तरीके से भारत गुलाम हुआ। भारत के गुलाम होने की परंपरा को आप लोग हम यहाँ से देखेंगे। कल भी हमने बहुत सारी चर्चा की थी। मनोज राजपूत, दिनेश राजपूत, रुपेंद्र कुमार, शुभम राजपूत लोधी, दीपेंद्र राजपूत, सुनील राजपूत, विमल लोधी, आप सभी का भी स्वागत है इस चर्चा में। विद्या नरवरिया मौसी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोधी अखिलेश राजपूत, सोनी लोधी, सोनू लोधी अयोध्या, ओम शिव वर्मा, गौरव राजपूत, पवन सिंह राजपूत लोधी, लाला भैया सिंह, इंजीनियर सीके राजपूत, गजराज पटेल, गुड इवनिंग, नमस्कार। उत्तम राहुल राजपूत, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, जय हिंद, नमस्कार। दीपक कुमार राजवंशी, जयराम राजपूत अयोध्या से, गौरव सिंह भदौरिया, जय हिंद गौरव। मोहम्मद परवेज, गुड इवनिंग। राजेश सिंह, शेखर लोधी, लोधी अनिल। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मोर देन 100। तो अब हम लोग अपनी परिचर्चा आरंभ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं विजन देखता हूं और क्लियर अगर होता है तो। वैसे ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लैरिटी है। कल हमने चर्चा की थी भारत में राजपूत काल के बारे में। और राजपूत इतिहास में हमने विषय उठाए थे कि कौन कौन से राजपूत वंश थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ कहाँ पर उनके राज्य थे, उनका कालखंड क्या था, और उनके आपसी जो संबंध थे वो क्या थे, राजपूतों में किस तरीके से संघर्ष हुए थे। और इन संघर्षों के माध्यम से राजपूतों ने अपनी शक्ति को कमजोर कर लिया। और उसके माध्यम से आगे चल करके क्या हुआ कि भारत में कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई। इसी का लाभ आकर के भारत में उठाएंगे भारत में आक्रमण करने वाले लोग। और इससे पहले भारत में जो भी लोग आए थे, इससे पहले जितने लोग, चाहे हूण थे, चाहे शक थे, चाहे कुषाण थे, चाहे यूनानी थे, उन लोगों ने भारत में आकर के भारत पर आक्रमण किया था। और जीतने के बाद वो भारत के क्षेत्रों में ही रह जाते थे और फिर आगे चल करके वो भारतीय संस्कृति और धर्म को अपना लेते थे और एक तरीके से वो भारतीय हो जाते थे। लेकिन जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी भारत में आएंगे, चाहे वो गजनी से आएंगे, चाहे वो गौर से आएंगे, चाहे वो तुर्की से आएंगे, चाहे अफगान से आएंगे, चाहे वो मध्य एशिया खास करके उज्बेकिस्तान और मंगोलिस्तान से जो आएंगे, वो भारत में आने के बाद भारत को जीतेंगे।
लेकिन वो भारतीय धर्म और संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति को भारत पर स्टैब्लिश कर देंगे, उसको स्थापित कर देंगे। और बहुत लंबे समय तक भारत में फिर वही राज्य व्यवस्था, वही सारी चीज़ें भारत में चलेंगी बहुत लंबे समय तक। तो जैसा कल हमने चर्चा की थी कि राजपूत काल में आकर के जो राजनीतिक एकता है उसको बहुत बड़ा झटका लगा, और क्यों हारे राजपूत उसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी। अब फिर हम आगे चर्चा करेंगे। और इस श्रृंखला में पहला व्यक्ति जो भारत पर आक्रमण करता है उसका नाम है महमूद गजनवी। गजनवी गजनी का रहने वाला था। गजनी एक जगह थी अफगानिस्तान में। गजनी नाम का एक छोटा सा शहर है। आज भी गजनी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक छोटा सा शहर है, वहाँ का रहने वाला था। और कोई बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भारत पे आके हमला किया। और इतिहासकार हेनरी इलियट, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है हेनरी इलियट, उन्होंने कहा है कि भारत पे 17 बार उसने आक्रमण किए, जिसका विवरण मिलता है। हालांकि गजनी भी ये कहता है कि उसने भारत पर 25 आक्रमण किए, हर वर्ष वो आक्रमण करता था। लेकिन इतिहासकारों के पास जो ऑथेंटिक सोर्स है और जो जानकारी है उसमें ये पता चलता है कि उसने कम से कम 17 आक्रमण भारत पर किए, और जिस पे आक्रमण किए उसको हराया। महमूद गजनवी ने भारत में जिस भी राजपूत राजा पे आक्रमण किया सभी को हराया। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना वो शक्तिशाली रहा होगा और कितनी अच्छी उसकी स्ट्रेटजी और उसका नेतृत्व रहा होगा। उसी पर हम चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो उसका जो जन्म है वो 971 ईस्वी में हुआ था अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर। और वहां पर सुबुक्तुगुइन नाम का एक व्यक्ति था, छोटा सा सामंत, उसका वो पुत्र था। और धीरे धीरे करके उसने अपनी सत्ता को अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और मध्य एशिया तक फैलाया, और उसके बाद भारत में आया। और भारत में उसने जहाँ के जितने सारे जो राजतंत्र थे सबको तहस नहस कर दिया। उसने अपनी गद्दी पर बैठने के बाद ये कहा था कि मैं हर वर्ष एक आक्रमण भारत पर करूंगा। गजनवी की जो सेनाएं थी वो भारत के राजाओं से छोटी थी, लेकिन उसके पास घुड़सवार अच्छे थे, अस्त्र शस्त्र अच्छे थे उसके पास, और वो दुर्दांत लोग थे। मतलब उनका मकसद ही था जीतना और लूटना। तो जो उनके सैनिक थे गजनवी के, उनको ये था कि तुम अगर जीतोगे तो तुमको माल मिलेगा। उसको बोलते हैं गनीम। गनीम का माल मतलब लूट का माल, कि लूट के माल में तुम्हारी हिस्सेदारी होगी। तो उसके सैनिकों को उसको प्रोत्साहन मिलता था कि हम यदि जाएंगे लूटेंगे तो हमें बहुत सारी धन संपत्ति मिलेगी, सोना मिलेगा। और भारत की वेस्टर्न वर्ल्ड में पहचान थी, खास करके एशिया और यूरोप में ये माना जाता था कि भारत एक धन संपन्न देश है जिसके पास अथाह संपत्ति है। इसी से आकर्षित होकर के बाद में यूरोप के लोग भी भारत पर आए आक्रमण करने। इसी वजह से तो भारत की जो धन संपत्ति है इसके बारे में पूरी दुनिया में विख्यात था कि भारत बहुत धनी देश है। और इस धन के आकर्षण ने ही महमूद गजनवी को प्रेरित किया कि वो भारत पर हमले करे। उसके जो 17 हमले हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हमले उसने किस किस सन में किए। तो जैसा मैंने कहा, भारत पर उसने प्रथम आक्रमण अपनी गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष बाद किया, 1001 ईस्वी में। और उन सारे आक्रमणों की हम विवेचना करेंगे, कई बार ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्यों भारतीय राजा हारे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में सबसे पहले अपना पहला आक्रमण भारत के सीमावर्ती नगरों पे किया। अच्छा, जब भी मैं भारत की बात करता हूं तो आप उसको ये मान के चलिएगा कि जो आज का पाकिस्तान है ये उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, ये पूरा का पूरा उस समय भारत था। और भारत की सीमा सीधे ईरान से लगती थी। जैसे आज भारत की सीमा ईरान से नहीं लगती है, आज भारत और ईरान के बीच में पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन पहले उस जमाने में भारत की सीमा ईरान के साथ लगती थी, इसलिए भारत के ईरान के साथ बहुत नज़दीकी संबंध थे, और खास करके व्यापार और वाणिज्य बहुत आसानी से होता था। क्लियर? तो पहला आक्रमण उसने 1001 ईस्वी में किया, और भारत के जो सीमावर्ती नगर थे उन पर, और उनको लूट करके वो चला गया। हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद दूसरा आक्रमण उसने उसके 1 साल बाद 1002 में किया, और उसने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमावर्ती प्रदेशों का एक राजा था शासक जयपाल, उस समय हिंदू शाही वंश राज्य करता था,
सीमावर्ती प्रदेशों में, सिंध के एरिया में, वहां का राजा था जयपाल। जयपाल को पराजित किया और जयपाल की राजधानी थी बेहिंद। बेहिंद पर उसने अधिकार कर लिया और जयपाल का एक बेटा है, आगे उस जयपाल का बेटा भी आएगा आगे। तो जयपाल हार गया युद्ध में और जयपाल को उतनी ज्यादा अपने को लज्जित महसूस हुआ कि जयपाल ने फिर आगे चल करके आत्मदाह कर लिया। उसने आत्मदाह करके अपने प्राणों को त्याग दिया जयपाल ने, और जयपाल की राजधानी वेहिंद पर उसने कब्जा कर लिया गजनवी ने, और पूरे वेहिंद को, पूरे सिंध के क्षेत्र को लूट डाला बहुत भयंकर तरीके से। आगे हम देखेंगे कि आगे फिर उसने क्या किया। उसके बाद उसने 1004 ईस्वी में उच्च एक जगह पड़ती थी, उस उच्च नामक जगह पर उसने आक्रमण किया और वहां का एक राजा था वाजिरा। राजा वाजिरा को पराजित किया और सिंधु नदी के किनारे उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। ये 1004 में उसका तीसरा आक्रमण था। उसके बाद चौथा आक्रमण उसने 1005 में किया और उसने महमूद गजनवी ने, एक दाऊद वहां पे कोई सीमावर्ती राजा था, उसके विरुद्ध आक्रमण किया और भटिंडा का शासक आनंदपाल, क्योंकि बेहिंद को लूट लिया था तो बेहिंद के बाद जयपाल का जो बेटा था वो भटिंडा से शासन करने लगा था। भटिंडा आज भी पंजाब में है। और फिर उसने आनंदपाल को पराजित किया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में उसने पांचवा आक्रमण किया और उसने पंजाब में एक जगह थी ओहिंद, ओहिंद नाम की एक जगह थी, वहां पर महमूद गजनवी ने, जयपाल का पौत्र था सुखपाल, उसको पराजित किया और सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1008 में पहाड़ी पर स्थित, कांगड़ा की पहाड़ी पर स्थित एक जगह थी नगरकोट। कांगड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह थी नगरकोट, वहां पर आक्रमण किया उसने। वो उसका छठा आक्रमण था 1008 ईस्वी में और नगरकोट को उसने लूट करके तहस नहस कर दिया। उसके बाद सातवां आक्रमण किया महमूद गजनवी ने अलवर, अलवर जो राजस्थान में है, वहां का एक राज्य था नारायणपुर, उसको जीता और उसको लूट करके वहां की संपत्ति वो लेके चला गया। उसके बाद आठवां आक्रमण उसने 1010 ईस्वी में किया और जो मुल्तान पे एक राजा था दाऊद, दाऊद नाम का एक राजा था, मुल्तान से शासन करता था, उसको पराजित किया। 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर को जीत करके वो वहां से लूट करके सामान ले गया। थानेश्वर वही है जो कन्नौज का कभी राज्य हुआ करता था, कन्नौज की जो कभी राजधानी हुआ करता था, थानेश्वर हरियाणा में। उसके बाद 1013 में महमूद गजनवी ने 10वां आक्रमण किया और 10वें आक्रमण में उसने हिंदू शाही शासक आनंदपाल, तो आनंदपाल जो था वो जयपाल का ही बेटा था और उसने नई राजधानी बनाया था नंदशाह नामक जगह को, और वहां पर फिर उसके बाद त्रिलोचन पाल नाम का व्यक्ति राज्य करता था और त्रिलोचन पाल को उसने हरा करके और एक तरीके से नंद शाह पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये उसका 10वां आक्रमण था। 11वां आक्रमण महमूद गजनवी ने राजा त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध किया। 12वां आक्रमण उसने 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पे आक्रमण किया। हम लोगों ने पढ़ा था ना कन्नौज का इतिहास, तो कन्नौज के इतिहास में आपको याद होगा कि वहां पर जो अंतिम प्रतिहार राजा था राज्यपाल, उस राज्यपाल पर महमूद गजनवी ने 1018 में आक्रमण किया और उसके बाद प्रतिहार वंश की समाप्ति हो गई। फिर नए नए राजपूत वंश निकल के आए। प्रतिहार वंश की एक तरीके से उसने कब्र खोद दी। किसने? महमूद गजनवी ने। तो आप देख रहे हैं कि एक आदमी अफगानिस्तान के गजनी से आक्रमण करते करते कहां तक पहुंचता है? कन्नौज तक। कोई उसको रोकने वाला नहीं है। भारत की कोई भी शक्ति में साहस नहीं है कि उसको रोक पाए। राजाओं में एकता नहीं है, कोई मिलकर के उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता और उसी का फायदा गजनवी उठाता है। एक एक करके सभी को वो हराता चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1018 में उसने 12वां आक्रमण किया और अपने अभियान में कन्नौज पर हमला किया और कन्नौज के राजा राज्यपाल को उसने हरा दिया। उस समय बुलैन शहर पर एक राजा था हरिदत्त, उसको भी उसने पराजित किया और एक जगह पड़ती थी महावन, वहां पर एक शासक था बुलाचंद, उस पर आक्रमण किया
और 1019 में फिर से उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया और कन्नौज पर आक्रमण करके राज्यपाल को हरा दिया। उस समय एक चीज घटना मिलने को मिलती है कि राज्यपाल को जब हराया तो उससे चंदेल राजा नाराज हुआ और चंदेल ने फिर राज्यपाल पर आक्रमण किया और राज्यपाल को मार डाला। आगे हम देखते हैं 13वां आक्रमण। महमूद गजनवी ने 1020 में 13वां आक्रमण किया और ये जो 13वां आक्रमण था उसने बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट, ये 3-4 जगह पड़ती थी, वहां पर उसने हमले किए। बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट उसको जीता। आगे हम देखते हैं 14वां आक्रमण। 1021 में महमूद गजनवी ने 14वां आक्रमण किया और ग्वालियर और कालिंजर को जीत लिया। ग्वालियर और कालिंजर, ग्वालियर कालिंजर उस समय बड़ा फेमस था और आगे चल करके कालिंजर पर हम देखते हैं वो जो राजा राज कर रहे थे चंदेलों का शासन था उस समय और उसको पराजित करके वो जीत के वहां से चला गया। उसके बाद 1024 में उसने 15वां आक्रमण किया। 1024 में तो 15वां जो आक्रमण है वो उसने नहीं 15वां आक्रमण 1024 में किया। इसमें महमूद गजनवी ने जैसलमेर, गुजरात और अनहलवाड़ा यानी गुजरात को और राजस्थान को जीता, जैसलमेर और गुजरात। और उसका सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण है वो है उसका 16वां आक्रमण। इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 16वां आक्रमण है महमूद गजनवी का, वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जिसको हम कहते हैं सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में, ये महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था। कुल उसने 17 बार आक्रमण किए। तो उस समय एक क्या स्थिति थी कि उसने सोमनाथ को निशाना बनाया और सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण सोमनाथ आक्रमण था। उस समय चालुक्य वंश के राजा वहां पर शासन करते थे। चालुक्य वंश जो सोलंकी वंश था जिसकी चर्चा हमने कल की थी, और सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ का मंदिर आज भी आप देख सकते हैं गुजरात में, सोमनाथ में बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। उसकी कहानी कुछ इस तरीके से बताते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को जब लूटने आया महमूद गजनवी तो वहां पर एक शिवलिंग था लटका हुआ, और वो शिवलिंग जो है ये कहा जाता था कि हवा में लटका हुआ है। और सबने कहा कि सब मतलब भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। तो महमूद गजनवी जब आया तो उसने क्या, उस शिवलिंग को पत्थर को तोड़ के फेंक दिया। और वजह क्या थी कि ये कहा जाता है कि उसके ऊपर और नीचे चुंबकीय वो क्षेत्र क्रिएट किया गया था जिसके कारण वो लटका हुआ था हवा में। और जब उसने पत्थर तोड़ दिया तो ये भ्रम दूर हो गया कि कोई यहाँ पे ईश्वरी शक्ति है। और उसके बाद उसने कत्लेआम मचाया। किसने? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहां मार डाला सोमनाथ में। और सोमनाथ के मंदिर का हीरा जवाहरात सब लेकर के वो गजनी गया। और सोमनाथ के मंदिर पर जो उसने आक्रमण किया था, उस आक्रमण ने भारत की राजनीति की कलई खोल दी, क्योंकि उसको रोकने वाला अब कोई था ही नहीं। कोई किसी भी राजा में शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी कि वो उसको रोक पाए, उसको हरा पाए। तो कुल मिलाकर के भारत की जो राजनीतिक शक्तियां थी उन शक्तियों का उसने बता दिया कि इनमें कोई शक्तिशाली राजा नहीं है। और उसने जब चाहा, जिसको चाहा, वहां उसने उसको हराया। और एक तरीके से भारत में एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि एक कमजोर शक्ति के रूप में भारत में शासक देखे जाने लगे। हालांकि इसके बाद जब गजनवी लौटेगा तो कुछ शक्तियां अपने आप को मजबूत करेंगी। जैसे कल जो हमने चर्चा की थी कि अजमेर में चौहान राजा अपने आप को मजबूत करेंगे, फिर से बुंदेलखंड में चंदेल राजा अपने आप को मजबूत करेंगे, जो सोलंकी हैं गुजरात में वो अपने आप को मजबूत करेंगे, और जो परमार शासक हैं धार में वो अपने आप को मजबूत करेंगे। लेकिन इसके बाद जो बड़ा वाला सैलाब आएगा वो आएगा गौरी के रूप में। और जब मोहम्मद गौरी आएगा तो मोहम्मद गौरी पर किसी को छोड़ेगा नहीं। मोहम्मद गौरी सिर्फ न हराएगा बल्कि उनको मार भी देगा और उनके राज्य पे कब्जा कर लेगा और यहीं बैठ जाएगा। वो यहीं बैठ जाएगा सत्ता पे कब्जा करके, और भारत में फिर एक इस्लामी राज्य की स्थापना हो जाएगी मोहम्मद गौरी के बाद। तो अगला जो हम चैप्टर करेंगे वो मोहम्मद गौरी के ही बारे में करेंगे।
महमूद गजनवी का हम अंतिम आक्रमण और देखते हैं। 17वां आक्रमण उसका कहाँ था। महमूद गजनवी ने 1027 में आखिरी बार भारत पर आक्रमण किया और उसने सिंध और मुल्तान और तटवर्ती क्षेत्रों के जो जाट थे उनको हराया और उस क्षेत्रों से वो अपना लूटपाट करके लेके चला गया। तो इसके सारे जो अभियान हैं उससे एक बात दिख रही है कि वो गजनी का मोह नहीं छोड़ता है, वो राज्य गजनी से ही करना चाहता है। भारत में आता है, वो लूटता है, चला जाता है। उसके मन में यह मंशा नहीं है कि मैं भारत में ही रह करके यहाँ पे राजधानी बना करके अपना राज्य स्थापित कर लूं। क्लियर। अब आता है सवाल कि इसका उद्देश्य क्या था और इसके क्या प्रभाव निकले, किसके, महमूद गजनी के या महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के। तो अधिकांश इतिहासकारों का यही मानना है कि वो लुटेरा था, उसका उद्देश्य लूट करना था, इसलिए अपने हर आक्रमण में वो आता था, राजा को हराता था और लूट करके ले जाता था। तो मेन उसका मकसद यही था। एक और जो मकसद था वो उसका ये था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम में एक शब्द था जिहाद, जिहाद करना। तो जिहाद का मतलब था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में करना, वह भी उसकी यात्रा का एक मकसद था। और आपने देखा होगा कि जो उसके सैनिक थे उन सैनिकों को प्रोत्साहित करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता था कि उनसे ये कहा जाता था कि तुम अगर इस युद्ध में जीतोगे तो जो गनीम है, जो लूट होगी, उस लूट का माल तुमको भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो इस कारण से बहुत सारे, क्योंकि अफगानिस्तान का और उधर का जो एरिया था मध्य एशिया का, आप जानते होंगे, बहुत संपन्न नहीं था। वहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ जमीनें, तमाम तरह की दिक्कत वहाँ रही थी और आज भी है। लेकिन भारत में कृषि, उद्योग धंधे, धन धान्य, सोना चांदी खूब था। भारत एक भरा पूरा देश था। तो वो आकर्षण जो है उनको प्रेरित करता था गजनवी के सैनिकों को, और उसके माध्यम से वो आते थे भारत में जिहाद करने, भारत को लूटने के लिए। और उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता था कि यहाँ से जीत के अगर जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा लाभ होगा और हमारी जो गरीबी है वो समाप्त हो जाएगी। उसके आक्रमणों का परिणाम क्या हुआ? एक तो परिणाम ये हुआ कि आपस में एक इंटरेक्शन हुआ होगा गजनी के साथ में, और तमाम उनके रीति रिवाज, भारत के रीति रिवाजों से वो लोग परिचित हुए होंगे और वहां से भारत वाले लोग परिचित हुए होंगे। उसके अलावा इस समय एक और चीज है, अल बरूनी नामक एक लेखक थे, अल बरूनी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और अल बरूनी महमूद के दरबार का, जो महमूद गजनवी है उसका दरबारी कवि था, और उसने तारीख हिंद, तहकीक हिंद एक पुस्तक लिखी है जिसमें उसने भारत के धर्म की, भारत की संस्कृति की, भारत के ज्ञान विज्ञान की उसने विवेचना की है। तहरीक हिंद बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तो अल बरूनी उसके दरबार का कवि था, वो भारत आया था और उसने भारत का विवरण लिखा है। और अल बरूनी के विवरण से भारत के इतिहास को जानने और समझने का में काफी सहयोग मिला है, काफी सहायता हुई है उससे। उसके अलावा अल बरूनी के अलावा इतिहासकार उत्बी, एक इतिहासकार थे उत्बी, जिन्होंने किताब लिखी है तारीख सुबुक्तगीन। और एक लेखक का थे बेहाकी, वो भी उसके साथ आए थे, बेहाकी और उत्बी। और शाहनामा का लेखक फिरदौसी, जो फारस का एक कवि था, उसके बारे में कहा जाता है कि वह भी उन लोगों के दरबार में था। तो कुल मिलाकर के सांस्कृतिक आदान प्रदान और कुल मिलाकर के लूट, ये दो चीजें हमें दिखाई देती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस काल में हमें क्या दिखता है, भारत की राजनीतिक एकता की कमजोरी, राजनीतिक एकता की कमजोरी हमें यहाँ पे दिखती है। और इसी कारण से आगे जो आने वाला समय है, आगे आने वाला जो समय है उसमें आप देखेंगे कि भारत को ये शक्तियां समझ तो जाएंगी, इनको लग तो जाएगा। जैसे राज्यपाल को हराया, कालिंजर पे उसने कब्जा किया, ग्वालियर को हराया, गुजरात को हरा दिया उसने, सोमनाथ पे आक्रमण किया। तो इससे भारत की जो शक्तियां हैं इनको एहसास तो हो जाएगा कि भाई मतलब बहुत ताकतवर लोग हैं ये, और इनके लिए हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। लेकिन सबक नहीं सीखा, शक्तियों ने अपने आप को रिवाइव तो किया, लेकिन आप देखेंगे कोई सबक नहीं सीखा। आप ये देखना कि जितने भी राजा उसके बाद मजबूत हुए, आप देखिए उसके बाद जो राजा मजबूत हुए
उसमें चाहे तो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे परमार्दी देव चंदेल हो, चाहे परमार शासक हों, चाहे कन्नौज के गहड़वाल हों, ये सारे के सारे शासक, इनको ये आपस में ही लड़ते रहे, ये आपस में ही लड़ते रहे। और इन लोगों ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हम संगठित होकर के एकता बना लें और एक ऐसी मजबूत शक्ति बना लें जिसके माध्यम से हम अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो उसको हरा सकें। केवल आनंदपाल जो था, जयपाल का बेटा, उसने जरूर प्रयास किया हमला करने का, लेकिन उसको भी सफलता इसमें नहीं मिली। भारत के इतिहास का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि भारत पर जब कभी विदेशी आक्रमण हुए, शुरू से लेकर के और अंग्रेजों तक, कभी भी भारतीय शासकों ने भारत के हितों की चिंता नहीं की। वो आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही एक दूसरे को कमजोर करते रहे और उन्होंने भारत की रक्षा के लिए कभी भी प्रयास नहीं किए। इसी का परिणाम हुआ कि हर विदेशी शक्ति को, लगभग जो भी विदेशी शक्ति भारत में आई, उसने भारत में सफलता प्राप्त की, भारत के राजाओं को हराया, यहाँ से वो लूट करके गए, यहाँ पर उन्होंने अपने राज्य कायम किए और यहाँ की सत्ता पर उन लोगों ने अपने आधिपत्य स्थापित किए। तो ये राजा है, इनका जो भारत के इतिहास में योगदान है, कुछ राजाओं को छोड़ करके कोई बहुत अच्छा नहीं है। और सबसे जो बेकार योगदान है वो राजपूत राजाओं का है, क्योंकि राजपूत राजाओं का समय जब था, उसी समय भारत पर महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया और कोई भी राजपूत राजा उसका मुकाबला नहीं कर पाया, लूट लूट के ले गया वो। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब मोहम्मद गौरी आया तब भी सारे राजपूत राजा थे और मोहम्मद गौरी एक एक करके सबको हराता है, सबको मार देता है और भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना कर देता है। जो इस्लामिक राज्य 1200 ईस्वी से लेकर के 1857 तक चलता ही रहा, 650 साल, कोई उसको हटा नहीं पाया। तो भारत के राजाओं की राजनीतिक सूझबूझ, भारत के राजाओं का रण कौशल, भारत के राजाओं की सैन्य शक्ति, ये सब बहुत कमजोर थी, सब बहुत निम्न स्तर की थी। उनके पास राष्ट्र को लेकर के कोई सोच नहीं थी, कोई दूरदर्शिता नहीं थी, किसी भी तरह की उनके पास दूरदर्शिता नहीं थी। और इसी का कारण है कि भारत को इतनी बड़ी गुलामी झेलनी पड़ी, भारत को इतनी बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी गुलामी झेलनी पड़ी, जिससे भारत निकल ही नहीं पाया। आप देखिए उस गुलामी से अंत में किसने निकाला? अंग्रेजों ने। उन्होंने दूसरी गुलामी थोप दी। तो भारत के अपने राजा या भारत के अपने लोग इस जो है शासकों से कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। उनसे मुक्ति दिलाई अंग्रेजों ने, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अपना राज्य भारत में कायम कर लिया। और 1947 में जाकर के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों नौजवानों ने जब अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जब अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तब जाकर के भारत स्वतंत्र हुआ। तो बहुत लंबे समय तक भारत पराधीन रहा है, गुलाम रहा है। और उसी गुलामी का जो कारण है उसकी हमने समीक्षा की है कि क्या इसकी वजह थी। अब इसके बाद के इतिहास की मैं आपसे चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। इसके बाद क्या हुआ था कि गजनबी जब लूट के चला गया तो गजनबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर तो अपना अधिकार जमाए रखा, लेकिन जो अंदर के क्षेत्र थे जैसे राजस्थान, गुजरात, कालिंजर, ग्वालियर, कन्नौज, ये सारे क्षेत्रों से वो केवल लूट के चला गया और उसको अपने स्थायी नियंत्रण में उसने नहीं रखा। लेकिन उसके करीब करीब 150 पौने 200 साल बाद फिर से एक आदमी आता है और वो जब आएगा तो वो फिर ऐसी गलती नहीं करेगा, वो युद्ध हारेगा। महमूद गजनबी कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन मोहम्मद गौरी जब आएगा तो मोहम्मद गौरी युद्ध भी हारेगा, लेकिन फिर आएगा, फिर जीतेगा और जीतने के बाद फिर वो कब्जा कर लेगा, वो फिर किसी को छोड़ेगा नहीं और भारत में वो अपना राज्य स्थापित कर देगा। तो मुझे लगता है मोहम्मद, कभी अगर आप थोड़ा सा नेट में दिक्कत है शायद, महमूद गजनबी से संबंधित मैंने कल भी चर्चा की थी ना, राजाओं की हार के पीछे बड़ा कारण क्या था। इतिहासकार तो कुछ भी लिख देते हैं, इतिहासकार सारी चीजें नहीं बताते हैं, लेकिन जिस राज्य में इतना पाखंड था, देखो मैं पाखंड का आपको एक नमूना बताता हूं। सोमनाथ पर जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया तो वहां जितने पुजारी थे, जितनी जनता थी, वो मंदिर में आ गई और उस मंदिर में एक शिवलिंग था। तो यह कहा जाता है कि उस शिवलिंग पर वो लटका हुआ था हवा में, तो सभी को उनको ये बता रखा था कि इसमें ईश्वर हैं और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अब उसमें क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र था, ऊपर गुंबद के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र बना रखा था, जिसके कारण वो शिवलिंग लटका हुआ था।
महमूद गजनवी क्या था, मूर्ति भंजक। वो तो इस्लाम के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। वो आया, उसने सबसे पहले वो शिवलिंग तोड़ा, और शिवलिंग तोड़ करके और ले गया और जा करके वहां गजनी में अपने महल की सीढ़ियां होती है वहां लगा दिया। तो जब शिवलिंग टूट के गिरा तो उसको पता चल गया कोई शक्ति नहीं है। उसके बाद उसने आराम से कत्लेआम मचाया। भारत के लोगों को ये सिखाने के बजाय कि तुम अपने को सैनिक रूप से मजबूत करो, विदेशी राजा शासन कर आक्रमण करता है तो उससे लड़ाई करो, ये सिखाने के बजाय हमारे यहाँ पाखंडी कर्मकांडी लोगों ने क्या सिखाया कि तुम घुस जाओ मंदिर में, तुम्हारी भगवान रक्षा करेंगे। और वो आराम से आया, लोगों को मार करके कत्लेआम करके लूटपाट करके चला गया। तो ये जो इस तरह के पाखंड हैं, इस तरह की जो कर्मकांडी चीजें हैं, इन्होंने भारत का बेड़ा गर्क किया है। सामाजिक व्यवस्था के दोष, क्या व्यवस्था के दोष? भारत में हम लड़ेंगे, तुम नहीं लड़ सकते हो, हमें लड़ने का अधिकार, हम क्षत्रिय हैं, तुम नहीं लड़ोगे, तुम सेना में नहीं जाओगे। तो तमाम लोगों को सेना में जाने का मौका नहीं मिला। हम पढ़ेंगे, ब्राह्मण है, तुम नहीं पढ़ोगे। तो लोगों को शिक्षा से, और बोलते ना, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र मतलब हथियार और शास्त्र मतलब एजुकेशन, इससे भारत के समाज का बहुत बड़ा हिस्सा वंचित रहा। इसी कारण से भारत में जो बहुत बड़ी आबादी थी किसानों की, दलित वंचित लोगों की, वो उनको मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। और उनको कभी अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि उनको सैनिक ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, उनको कभी भी एजुकेशनल चीजें नहीं मिलती थी। तो वो नहीं जानते थे कि देश के बारे में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए उन लोगों को कभी लड़ने का और पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। तो जब लड़ने का, पढ़ने का अधिकार इतनी बड़ी आबादी को नहीं मिलेगा, तो कोई भी विदेशी शक्ति अगर भारत पर हमला करती है तो वो विदेशी शक्ति क्या करती है, बहुत आराम से हरा सकती है। अच्छा, दूसरा, अशिक्षा के कारण कूपमंडूकता, अशिक्षा के कारण धर्मांधता, अशिक्षा के कारण पाखंड, ये सब लोग भी व्याप्त हो गए। ये सारी चीजें भी समाज में व्याप्त थी। इसके कारण लोगों को लगता था कि हमारा तारनहार तो ईश्वर है, अगर हमें कोई विदेशी शक्ति नहीं हरा सकती है, हमारे तो ईश्वर ही हमारी रक्षा करेंगे। और इसी चक्कर में हारे, इस चक्कर में हारे क्योंकि लोगों को घुट्टी पिला दी गई, धर्म की, पाखंडों की घुट्टी पिला दी गई कि हमारे यहां तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता। और इसी का नतीजा ये रहा कि भारत लगभग 700 साल गुलाम रहा है, 750 साल गुलाम। इसी वजह से, और कभी प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम चर्चा करते हैं ना, तो अभी भी ऐसे लोग हैं समाज में विद्यमान जो तर्क को पसंद नहीं करते, वो कभी लॉजिक पे बात नहीं करेंगे। उनसे आप पूछिए, कभी भी अगर कहें कि तुम्हारी इतनी महान चीजें थी, तो ये भारत को ईरानियों ने हराया, भारत को यूनानियों ने हराया, भारत को शकों ने हराया, भारत को सीथियन ने हराया, भारत को पल्लवों ने हराया, भारत को कुषाणों ने हराया, भारत को हुणों ने हराया, भारत को अफगानों ने हराया, भारत को तुर्कियों ने हराया, भारत को मुगलों ने हराया, भारत को फ्रांसीसियों ने हराया, भारत को अंग्रेजों ने हराया। कैसे भारत बार बार हार गया? अगर तुम्हारे पास इतने महान देवता थे, तुम्हारे पास इतना महान ज्ञान था, तो तुम भैया काहे हारते रहे बार बार? ये सब जो है ना, वो उस समय का जो अंधविश्वास था, उसी अंधविश्वास को दोबारा थोपना चाहते हैं। और ये भारत का दुर्भाग्य है। आज भी जब मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण वही पाखंड है, और उस पाखंड की जड़ धर्म में है, धार्मिक अंधविश्वास में उसकी जड़ें हैं, जिसके कारण भारत का कई बार बेड़ा गर्क हुआ है, कई बार सत्यानाश हुआ है। लोग आज भी सीखने का, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। भारत को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। आज भी सोशल मीडिया पे फालतू में धर्म की पोस्टें डाल डाल करके वो सबक नहीं ले रहे हैं कि इस देश को कितना बड़ा नुकसान अतीत में हुआ है। अगर आपकी चीजों में दम है, आपकी बातों में अगर वैज्ञानिकता थी, तो क्यों आप शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाए? और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा संविधान दे दिया जो कहता है कि हर व्यक्ति को शिक्षित बनाओ, हर व्यक्ति को अधिकार बनाओ, तो जब भारत राष्ट्र का हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर व्यक्ति अगर सेना में जाएगा, मजबूत होगा, तभी तो देश मजबूत होगा, तभी तो देश की प्रतिरक्षा हो सकेगी। ये सारी चीजें बताने का प्रयास पुरानी चीजों से सीखा जाता है। और मैं समाज के युवाओं को धर्मांध बनने से क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि उनको उसकी सच्चाई नहीं पता है। आज मुझे लगता है इस चर्चा के बाद आप में से कई सारे लोगों के मस्तिष्क खुल गए होंगे कि सच्चाई क्या है इतिहास की। और जो बताया जाता है कि आकर के फला भगवान रक्षा कर लेंगे, फला ईश्वर रक्षा कर लेंगे, ये पूजा पाठ कर दो, भारत का खतरा टल जाएगा। टल जाएगा क्या? नहीं टलेगा। कोरोना संकट आप देख लीजिए, कोरोना संकट भी एक तरह का युद्ध है। इस युद्ध में कौन जीतेगा? इस युद्ध में वो जीतेगा जो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए वैक्सीन बनाएगा, जो दवा बनाएगा। वो कौन बनाएगा? मेडिकल का एक्सपर्ट या कोई डॉक्टर। और साथ ही साथ वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो लोग ये फॉलो करेंगे कि हम अपने घरों में रहेंगे, इससे पूरा बचाव करेंगे, वही लोग इससे जीतेंगे। अब कोई कह दे कि ये पूजा कर लो,
ये कर लो, कोरोना भाग जाएगा। संभव है क्या? ये मूर्खता वाली, अंधविश्वास वाली चीजों के कारण भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी चीज, आजकल एक और चीज है, कई लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि वो राष्ट्र प्रेमी हैं जो धर्म की बातें करते हैं, जो धर्म की पाखंडों की कर्मकांडों की बातें करते हैं, उनको लगता है वो राष्ट्र प्रेमी है। इस देश का सच्चा राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो इस राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए कार्य करे, जो इस राष्ट्र की मजबूती के लिए कार्य करे, जो इस राष्ट्र के नागरिकों को, इस राष्ट्र के रहने वाले लोगों को सदैव शिक्षित करने का प्रयास करे, दबे कुचले वंचित गरीब जो लोग हैं उन लोगों के जीवन को उन्नत करने का, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करे, वो है राष्ट्रवादी। ये फर्जी का जो राष्ट्रवाद चल रहा है ना, कभी धर्म के नाम पे, कभी फालतू की चीजों के नाम पर, मैं लोगों को, युवाओं को यही बताना चाहता हूं कि भैया ये बहुत बड़ा फरेब है, ये बहुत बड़ा फरेब है, फ्रॉड है, बहुत बड़ा फरेब है, जिसके कारण युवाओं को उलझाया जाता है और जो मूलभूत चीजें हैं एजुकेशन की, साइंटिफिक टेम्पर की, उससे लोगों को दूर रखा जाता है। और एक भी आदमी आपसे इस पर तर्क नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने 8 उदाहरण दिए भारत के पराजित होने के। उन 8 उदाहरणों में आप कभी उनसे पूछना कि तुम्हारे अगर धार्मिक शक्तियों में, तुम्हारे कर्मकांडों में अगर शक्ति थी तो क्यों राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाए? और दूसरा, भारत हारा तो उसमें आपकी सामाजिक संरचना का क्या योगदान है? अगर आप कहते हो कि हम ही दिमाग वाले हैं, हम ही बलशाली हैं, तो क्यों आप हारे बार बार? तो कभी भी मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी झूठा गुणगान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास परतें खोल देता है, इतिहास सारी चीजें बताता है। और मैं लोगों को इतिहास इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि आप ये सारी चीजों को समझ करके सही को जानो। आज भी जो व्यक्ति 18 घंटे 16 घंटे खेत में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उस किसान से ज्यादा राष्ट्र के लिए कौन योगदान दे रहा है? क्योंकि वो सबका पेट भर रहा है, उसके ही कारण सबका जीवन चल रहा है। वही किसान सच्चा राष्ट्रभक्त है, क्योंकि उसी के कारण राष्ट्र की जीवन रूपी शक्ति चलती है। अगर वो अन्न न उपजाए, अगर वो सब्जियां न उपजाए, तो कैसे लोग जिंदा रहेंगे? और जो सीमा पर बैठा जवान है, जो ये सोचे बिना कि मेरे घर में मेरे पीछे कौन है, सदैव अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, ये लोग राष्ट्रभक्त है। टीवी चैनल पर बैठ के डिबेट करने वाले, फालतू की बातें करने वाले, धर्म की, अंधविश्वास की बातें करने वाले, क्या जाने वो राष्ट्र के बारे में? उन्हें कुछ नहीं पता राष्ट्र के बारे में। और हमारे साथ दुर्भाग्य यह है कि बहुत बड़ी पीढ़ी, समाज की बहुत बड़ी पीढ़ी अनावश्यक रूप से कुछ अधकचरा ज्ञान रखने वाले, कुछ अज्ञानी पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोगों के कारण भ्रमित है। उनको ये सारी चीजें पता नहीं है। इसी कारण से वो जो यूथ है, वो यूथ मिथ्या चीजों में, जिनका आधार नहीं है, वो पूरी तरीके से असत्य है, एक तरीके से छलावा है, एक तरीके से मृग मारीचिका है, उसमें उलझ जाते हैं। और हम सब लोगों का यही कर्तव्य होना चाहिए, हम सब लोगों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम ऐसे युवाओं को समझाएं, उनको बताएं कि देखो ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। और जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इन सारी चीजों को आप आईएएस के एग्जाम में लिख करके आके आईएएस बन सकते हैं। कोई भी एक परीक्षा आपका 1 अंक नहीं काट सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रमाणिक है, ये सत्य है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन लोग क्या है, लोग बच्चों को, युवा पीढ़ी को ये ज्ञान नहीं मिलने दे रहे, ये जो वास्तविक ज्ञान है इतिहास का, उसको नहीं मिलने दे रहे। वो फालतू का जो दूसरा ज्ञान, जैसे आपने देखा है ना कि अक्सर एक पहले चलता था कि एक आदमी था, रास्ते में कहीं जा रहा था, उसको एक नाग मिला और नाग की उसने पूजा की, और नाग ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम जो है 1000 पर्चे बांटो तो तुम्हारा कल्याण होगा। उस व्यक्ति ने 1000 पर्चे बांट दिए, उसका कल्याण हो गया। एक व्यक्ति ने वो पर्चा पढ़ा, उससे कहा कि तुम भी 1000 पर्चे बांटना, लेकिन उसने पर्चे नहीं बांटे तो पता चला उसका पुत्र मर गया। ये जो पाखंड है, इस पाखंड की शिक्षा लोगों को दी जाती है और लोग इसमें खुश होकर के अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जबकि इतिहास अपने आप में एक आईना है, हिस्ट्री अपने आप में एक आईना है जो सिखाती है कि देखो ये सारी चीजें हुई हैं और ये हम सब लोगों को जानना और समझना चाहिए। पुराने जो लोगों में एक बहुत चीजें घर कर गई हैं, ये जो सारी चीजें हैं लोगों के अंदर, मैं कह रहा हूं ना कि ये पब्लिक डोमेन में इसलिए स्थापित हो जाती है कि इसकी चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? कि गोबर लगा लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, इसकी चर्चा हो रही है। लोग अपने घर, कोई एक आदमी ने लगा करके डाल दिया सोशल मीडिया पे, 50 लोग उसके पक्ष में डिबेट कर रहे हैं कि हाँ देखो इससे ठीक हो जाएगा। ये जो मेंटालिटी है, ये जो सोच है, ऐसी ही कूपमंडूक, अवैज्ञानिक, पाखंडी सोच ने तो इस देश का नाश किया। आपको बताऊं, शायद एक फैक्ट आपको पता नहीं होगा, जब अकबर भारत का राजा था, मैं कह रहा हूं ना, राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र को हमें धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। इस देश के हैं,
अकबर के शासनकाल में भारत के पास विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 25% था। भारत दुनिया का दूसरे सबसे अमीर देश था जब अकबर भारत का राजा था। ये फैक्ट है जो रिसर्च के आधार पर सारी किताबों में लिखे हुए हैं। लेकिन ये बातें अगर किसी को बताओगे तो लोग इसको धर्म से जोड़ देंगे, वो भारत से नहीं जोड़ेंगे। भाई अकबर भी भारत का ही बादशाह था और अकबर के समय भारत के पास दुनिया की लगभग 25% जीडीपी थी, जो आज 5% 6% भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, सत्य को स्वीकार नहीं करते, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे पास हमारे सोचने की समझने की शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, हमारी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं, इतना हम लोग मायोपिक हो गए हैं, अदूरदर्शी हो गए कि हम रियलिटी को कभी सुनने का समझने का प्रयास ही नहीं करते। और वहीं से दिक्कत होती है। असली समस्या वहीं से होती है कि जब हम ज्ञान की वास्तविकता को परखे बिना अज्ञानता को ओढ़ लेते हैं। और शुतुरमुर्ग नाम का एक पक्षी होता है, आपने सुना होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग नाम का जो पक्षी है वो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसका शिकार करना सबसे आसान होता है। क्यों आसान होता है? कि शुतुरमुर्ग के अंदर एक मनोवैज्ञानिक खासियत होती है कि जब वो भागता है और जब कोई दूसरा जानवर उसका पीछा करता है तो भागते भागते एक समय पर जाकर के वो अपना जो सिर है, जो अपनी चोंच है, उसको रेत में घुसा देता है। तो शुतुरमुर्ग को ये लगता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा क्योंकि मैं पूरा ढक गया, मैं पूरा ढक गया। शुतुरमुर्ग की चोंच चलेगी रेत के अंदर, लेकिन शुतुरमुर्ग का शिकार करना सबसे आसान है क्योंकि उसकी चोंच अंदर है, पूरी बॉडी बाहर है। आराम से कोई भी पक्षी आता है और उसको मार के खा जाता है। तो ये जो शुतुरमुर्ग वाली अप्रोच है, जिसमें हमें लगता है कि हम ज्ञान के, जो हमको ज्ञान की आवश्यकता है जानने की, तो उस ज्ञान को जाने बिना हम लोग अपनी गर्दन घुसा लेते हैं अज्ञानता में और हमको लगता है जो हम जानते हैं वही सब सही है। इसी को बोलते हैं अंधभक्ति। अंधभक्ति यही है। और किसी भी समाज में अगर इस तरह की अंधभक्ति आ जाती है, उस समाज का पतन हो जाता है, उस समाज का बेड़ा गर्क हो जाता है। और इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है, भारत के इतिहास में, इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है। तो हम लोगों को उससे सीखने की, सबक लेने की आवश्यकता है। और एक एक बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो ऑथेंटिक है। उसको लिख करके आप आईएएस बन सकते हैं, उसको लिख करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, और वही मान्य है, वही चलता है, वही रिसर्च है, वही पूरी दुनिया मानती है। जो हम भारत में बात कर रहे हैं उसी बात को अमेरिका में माना जाता है, उसी को इंग्लैंड में माना जाता है, उसी को पाकिस्तान में माना जाता है। लेकिन हम लोगों के साथ में एक दिक्कत क्या है कि कुछ लोग ऐसे ज्ञान को मानना शुरू हो गए जो कोई, मैं बता रहा हूं ना, कोई आदमी जिसने कभी अपनी जिंदगी में इतिहास नहीं पढ़ा होगा, जिसको पता नहीं है कि क्या हमारा अतीत रहा है, कैसे कैसे भारत ने स्ट्रगल किए हैं, वो आदमी आकर के आपको 1,00,000 साल पुरानी बातें बताएगा जिसको अपनी 5 पीढ़ी के बारे में नहीं पता होगा। जो आदमी अपनी पिछली 5 या 6 पीढ़ियों का ज्ञान नहीं रखता, वो आपको 1,00,000 साल का काल्पनिक इतिहास बताएगा कि फला देवता थे, इस तरीके से उड़ते थे और इस मंत्र का आविष्कार किया था और इस मंत्र से पूरे ब्रह्मांड पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ऐसे ऐसे ज्ञान लोगों के बीच में फेंके जाते हैं जिस ज्ञान का कोई आधार नहीं है। तो आप सभी लोग आज चलिए मोहम्मद गौरी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो सेशन है इसी चीज में चला गया, भारत की पराजय के कारणों की समीक्षा करते हुए। और हमेशा आप सभी लोग ये प्रयास करें कि ये समय बार बार नहीं आता है, लोगों को समझाने का, लोगों को जागरूक करने का ये टाइम बार बार नहीं आता है। लोग, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, जिसको फर्जी में राज करना है वो चाहेगा लोग कमजोर हों, लोग अशिक्षित हों। लेकिन जो समाज से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों, लोग जागरूक हों, लोग संपन्न हों, तभी ये राष्ट्र आगे बढ़ता है। क्लियर? तो चलिए, और नहीं, हम लोगों का ये दायित्व है, युवा पीढ़ी का ये दायित्व है। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आप जो है खुद से अध्ययन करिए, आप खुद से पढ़िए, आप खुद से रिसर्च करिए। दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर की लाइब्रेरी, दुनिया भर का इंटरनेट का ज्ञान उपलब्ध है। क्यों आप उसको नहीं पढ़ते हो? क्यों आप उसको नहीं जानते हो? क्यों आप उसको समझने का प्रयास नहीं करते हो? जबकि वो इसलिए जानना आवश्यक है कि उससे हमारा दृष्टिकोण विकसित हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू विकसित हो। अब पुरानी चीजें जो लेकर के बैठ जाते थे वो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना कि आप देखना कि कई सारे प्रशस्तिकार कवि होते थे जो अपने राजाओं की तारीफ में जहां मन आया वो लिख देते थे। जैसे मैंने एक पढ़ा था, आलाखंड काव्य का एक छोटा सा एक पढ़ा था मैंने कि महल के ऊपर आला बैठा, महल के ऊपर आला बैठा, अंबर एक हाथ रह जाए। तो
आल्हा खंड काव्य लिखा है। परमाल एक राजा था, परमाल या परमर्दी देव, उसका एक दरबारी कवि था जगनिक, उसने आला खंड काव्य लिखा है। और आला खंड काव्य में बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, और वो अतिशयोक्ति है बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखना। हम उसी को इतिहास मानते हैं। तो जगनिक ने क्या लिखा आला के बारे में कि आला बैठा महल के ऊपर, अंबर है एक हाथ रह जाए, यानी इतना ऊंचा महल है कि उस महल से, इसको एक हाथ बोलते हैं, ये जो है एक हाथ है कि एक अंबर जो है आकाश केवल एक हाथ ऊपर है, आला उसको आकाश को छू भी सकता है। अब बताओ ये हो सकता है क्या? कोई राजा इतना ऊंचा महल बनवा सकता है कि वो एक हाथ से ऊपर करके आकाश को छू ले? इस तरह की जो काल्पनिक चीजें हैं, ये साहित्य के माध्यम से जनमानस के ऊपर प्रभाव डालती है। जैसा आपने देखा होगा कि हम लोगों को फिल्मी गाने बहुत तेजी से याद हो जाते हैं, तो जो साहित्य है, साहित्य बहुत तेजी से लोगों के बीच में लोकप्रिय होता है। साहित्य का आधार ऐतिहासिक है या नहीं है कोई पता नहीं है, साहित्य का आधार वैज्ञानिक है या नहीं कोई पता नहीं है, लेकिन वो साहित्य गाने के माध्यम से लोकप्रिय हो जाता है, जनमानस में बैठ जाता है, और जनमानस अवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके उस साहित्य को इतिहास मानने लगता है, जो सच नहीं है, जो वास्तविक नहीं है। और किसी भी समाज के लिए ही नुकसान होता है। साहित्य इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए है, लेकिन जब हम उसको इतिहास से तुलना करके इतिहास ही मानना शुरू कर देते हैं, तो वो समाज कभी भी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी वास्तविकता को नहीं पहचान पाता। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग दूसरे विषय की ओर चले गए। कल हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे, और मोहम्मद गौरी चालुक्य और सोलंकी वंश का राजा, भीम से उसकी लड़ाई, भीम ने उसको पराजित किया, पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध, पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में विजय हासिल की, दूसरे में उसकी पराजय हुई, और उसके बाद मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के दूसरे जो अभियान हैं, और भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, ये सारी चर्चा हम लोग कल करेंगे। शाम का सेशन हम लोग छोटा ही रखते हैं, आज एक ही विषय हो पाया, और मेरी इच्छा थी कि और डिस्कस किया जाए, लेकिन समय थोड़ा सा हमारे पास कम रहता है शाम के टाइम में। क्लियर? तो चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के आए होंगे, और जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर भी दूंगा। और ऑथेंटिक जो सोर्स हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स मैं भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, उनके लिंक्स, जिससे आप पढ़ सकते हैं। और हमेशा कोशिश करिए, यू शुड ट्राई टू रीड, आपको अध्ययन करना चाहिए, बहुत व्यापक गहराई में जाकर, और वो अध्ययन ही हमें चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से बताता है। और कम से कम जिन चीज़ों के माध्यम से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है, वो अध्ययन हमें जरूर करने चाहिए। क्लियर? तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग सुबह संविधान पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़े इस चर्चा में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।